नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयं संघ को शिकायत है कि राहुल गांधी उनसे मिलते नहीं हैं। संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं कि राहुल नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की तो बात करते हैं, मगर हमसे मिलते ही नहीं, जबकि हम तो उनसे मिलना चाहते हैं। संघ के इस बयान की कई तरह से व्याख्याएं की जा रही हैं। पहली व्याख्या तो ये है कि संघ को अब राहुल गांधी की ताकत और लोकप्रियता का एहसास हो गया है और वो नहीं चाहता कि उनके विरोध में ऐसा कुछ करे कि राहुल को और फायदा हो। दूसरी व्याख्या ये है कि संघ राहुल की बढ़ती लोकप्रियता और संघ के खिलाफ कड़े तेवरों से घबराया हुआ है। उसे लगता है कि अगर ये आदमी सत्ता में आ गया तो उसी तरह से उसका बैंड बजाएगा जैसा कि नेहरू, पटेल और इंदिरा गांधी ने बजाया था। इसलिए इसको साधो। तीसरी व्याख्या ये है कि राहुल किसी तरह से उससे मिलने आ जाएं तो उसे वैधता और मान्यता मिल जाए। संघ परिवार चाहे जो कह ले, मगर भारतीय राजनीति में अभी भी वो अछूत ही है और अंतर्राष्ट्रीय छवि तो उसकी एक फासिस्ट संगठन की है ही। राहुल के मिलने से उसकी छवि थोड़ी सी बदल सकती है, चमक सकती है। चौथी व्याख्या ये है कि अगर राहुल उसके जाल में फंसकर उससे मिलने आ जाएंगे तो संघ विरोधी जो मतदाता है या कैंप है, उसमें उनकी विश्वसनीयता घट जाएगी और ये उसके और बीजेपी के लिए अच्छा होगा। अब सवाल उठता है कि संघ अगर मिलना चाहता है तो उनसे सीधे संपर्क क्यों नहीं कर लेता? चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? मीडिया के जरिए ये शिकायत, ये गुजारिश क्यों कर रहा है? ये क्या राजनीति है कि मिलना भी चाहते हैं मगर मिलने के लिए आगे भी नहीं आएंगे? क्या वो चाहता है कि राहुल गांधी उनके दरबार में हाजिरी लगाएं? अगर ये उम्मीद है तो ये कभी पूरी नहीं होने वाली। ना नेहरू ने ऐसा किया, ना इंदिरा गांधी ने किया और ना राहुल ऐसा करने वाले हैं। तो फिर क्या ये केवल जनता को दिखाने का एक उपक्रम है कि देखो हम कितने उदार और मिलनसार हैं, कि विपक्ष के नेता जो हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम उनसे भी मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते। तो आज की चर्चा इन्हीं सब सवालों पर केंद्रित रहेगी और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह और ओंकारेश्वर पांडे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे और मीनू जैन होंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शीतल जी। को किस तरह जी, से मुकेश डिकोड जी का करते हैं? लगता है। जी, मुकेश इसको जी। किस तरह से डिकोड करेंगे? देखिए, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, मथुरा में जो कार्यकारी परिषद की इनकी आरएसएस की बैठक थी, उसके बाद प्रेस से बात करते हुए दत्तात्रेय होसबोले साहब ने ही कहा कि ये पूछे जाने पर कि हरियाणा चुनाव के बाद अब संघ और भाजपा के बीच रिश्तों का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात न थी, न है। सब ठीक-ठाक है, सब ठीक-ठाक था, सब ठीक-ठाक है। ये भी पूछा गया कि ऐसा जो बयान नड्डा साहब ने दे दिया था चुनाव के वक़्त, जिसमें ये कहा गया था कि अब बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, उस बारे में आपका क्या कहना है? उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उत्साह में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको कॉन्फिडेंस से ऐसी बातें हो जाती हैं। मतलब उन्होंने न तो अपने रिश्ते को बीजेपी के साथ नकारा, न वो लाइन ली जो लाइन वो जनरली लेती है कि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तो आरएसएस की जो प्रणाली है, जो उनकी सार्वजनिक प्रणाली है, एक तो उनकी अंदर होती है जो उनका एजेंडा है उस पे वो काम करते हैं। लेकिन वो जो प्रकट पे सामने आते हैं, वो हमेशा कन्फ्यूज़ करने वाली होती है, वो कभी सच न बोलने वाली होती है। हमेशा वो झूठ के पायदान पे ही खड़ी होती है। उसके अनेक अनुषांगिक संगठन हैं, लेकिन वो सबको मना कर देती है अगर कोई समस्या आ जाए तो। या किसी पे कोई बवाल हो जाए तो हमसे क्या मतलब? क्योंकि वो कहीं कोई मतलब उस तरह से रखते नहीं हैं। वो आर्थिक तौर पर भी अपने को बहुत ही खुला रखते हैं कि कुछ इस तरह की ज़िम्मेदारी ना हो। विदेशों से भी फंड लेते हैं लेकिन उसका भी कोई रिकॉग्निशन नहीं। वो दुनिया भर में उन्होंने संगठन बना रखे हैं, दुनिया भर में उनके बारे में अध्ययन हुए हैं, किताबें लिखी गई हैं, सब वो यही बताती हैं कि वो एक लगभग फ़ासिस्ट संगठन है और जिसके मंतव्य एकदम स्पष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनैतिक इकाई है। उसके खुद पदाधिकारी जो हैं, उसके स्वयंसेवक जो हैं,
पार्टी में हमेशा महासचिव और संगठन सचिव वगैरह रहते हैं। हमेशा अभिराम माधव जी, अभी इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है इसी हफ्ते, उसमें सब में बार बार उन्हें कहा जाता है कि वो आरएसएस पृष्ठभूमि से है, आरएसएस से अब भी जुड़े हैं, वो कभी उसको इनकार भी नहीं करते। हाँ, तो लेकिन ये लेकिन राहुल को लेकर जो मैं आ रहा ये हूँ, मैं आ रहा हूँ, शिकायत है, मैं ये आ रहा तो हूँ, बड़ा मतलब मजेदार मैं आ रहा हूँ, मजेदार मैं आ पहलू रहा है हूँ, इसका। जी। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो संघ जो है एक और तो ये झूठ बोलता रहता है कि उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं, जबकि वो बाकायदा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को चलाता है, पैदा उसने किया है, नियंत्रित भी करता है, समर्थन भी करता है और सब कुछ करता है। और सब कुछ को स्वीकार भी कई बार करता है, कई बार अस्वीकार करता है। लेकिन वो प्रकट में एक ऐसा ढांचा बनाए रहता है, जब आप बीजेपी चला रहे हैं, तो आप राहुल गांधी से संबंध की बात कैसे कह रहे हैं? वो भी प्रेस में कह रहे हैं। आपने कभी न्योता भेजा, उन्होंने कभी इनकार किया हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये भ्रम पैदा करने की बात होती है, क्योंकि इस भ्रम से आरएसएस का कोई नुकसान नहीं होगा। इससे जो भी नुकसान होगा राहुल गांधी का होगा, अगर वो इससे इंगेज होते हैं तो। अगर वो आरएसएस शब्द से इंगेज होंगे, तो राजनीतिक रूप से उनका नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि उनके प्रति जो देश के कमजोर तबकों में, अल्पसंख्यकों वगैरह में जो एक विश्वास जन्म ले रहा है, उसका नुकसान होगा ही होगा, उसमें अविश्वास जाएगा। तो यह आरएसएस की राजनीतिक रणनीति है कि अपने सामने वाले को ऐसे मामलों में भ्रमित कर दो, उसके कार्य विचार को, उसकी सोच समझ को, और उसे इंगेज करो, वो कंफ्यूज ही होगा। उन्होंने सबको इंगेज किया इतिहास में, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, पटेल साहब थे, उसके बाद इंदिरा गांधी थी, और ऐसा नहीं, वो कुछ कुछ मीट भी उसमें हासिल, जयप्रकाश नारायण थे, वीपी सिंह थे, सबको उन्होंने इंगेज किया समय समय पर। आज उनके साथ एंगेजमेंट में बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, सबको उन्होंने लगभग अपने उस ढांचे में लिया है। लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो पूरे संस्कृति और शिक्षा दो पर उन्होंने बीजेपी की सरकार आते समय पूरी तरह से कब्जा किया है, दोनों मंत्रालयों पर। सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को आप देख लीजिए, पिछले 10 वर्षों में जो नियुक्त हुए, सारे जी। असिस्टेंट प्रोफेसर्स को देख लीजिए, प्रोफेसर्स के प्रमोशंस को देख लीजिए, कल्चरल विभाग में जो जो कुछ नियुक्तियां हुई उनको देख लीजिए, उसमें आप बिल्कुल वो कैरेक्टर और उनके लोग पाएंगे। 100% उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जी। उनका एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। जुडिशरी में उन्होंने भारी हाथ पैर डाल दिया है और बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित किया है। कलकत्ता के एक जज ने रिटायरमेंट के समय बयान दिया कि मैं तो हमेशा से संघ का आदमी था, अब जाके उसमें काम करूंगा। एक सज्जन ने बीच में रिटायरमेंट लेके बीजेपी से चुनाव लड़ा। तो ये जी। सब वो लगातार करते रहते हैं। ये उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिसमें वो सामने वाले को, जो उनके एक्चुअली प्रतिद्वंदी है, जो उनके चुनौती देने वाले हैं, उनकी बातों को, उनके समर्थकों को और उनके व्यक्तित्व को भी भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ये वही चीज है। ओंकारेश्वर जी, क्या आपको भी लगता है कि ये केवल भ्रम पैदा करने का, और ये जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर भ्रम भी पैदा करना है राहुल गांधी के खिलाफ के बारे में, तो ये जरूरत क्यों महसूस हो रही? आज ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हम राहुल गांधी से मिल रहे हैं? क्या ये अब संघ के अंदर ये बात बैठ गई कि राहुल गांधी अब एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, कामयाबी भी मिली है उन्हें, और लोकप्रियता के मामले में भी वो मोदी से थोड़ा पीछे हैं? तो क्या ये अब एक कहीं रियलाइजेशन है संघ के अंदर कि इनको अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है मुकेश जी की कोई रियलाइजेशन है। एक तो वो समाज में भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। एक समय था जब बीजेपी को एक अछूत पार्टी के रूप में माना जाता था। तो संघ और बीजेपी हम दोनों को अलग-अलग करके नहीं देखते, इसलिए हम एक साथ ही जोड़ के देखते हैं। तो उस समय बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई कि किसी तरह से सभी दलों के साथ धीरे-धीरे तालमेल स्थापित किया जाए। और आप देखेंगे कि ओवर द टाइम उन्होंने सभी राज्यों में लगभग जिन-जिन दलों के साथ उनका संबंध हो सकता था, उन्होंने बनाया और कई बार सैक्रिफाइस करके भी अपने से कम संख्या वाले दलों को भी समर्थन देकर उनकी सरकारें बनवाई। लेकिन उसके पीछे ये नहीं था मकसद कि हाँ, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके पीछे मकसद ये था कि एक बार जरा ये हमसे जुड़ जाएँ, तो कल को ये हमको सांप्रदायिक पार्टी नहीं कह पाएँगे। और जब नहीं कह पाएँगे, तो इनका वोट बैंक हमारी तरफ आ जाएगा, जो वोट बैंक हमसे कटा हुआ है।
तो ये इन्होंने बारी-बारी से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में, पंजाब में और तमाम राज्यों में किया, महाराष्ट्र में, जिन-जिन राज्यों में आप नाम लें, उन्होंने पहले रीजनल पार्टीज को चुना और इसके लिए वो गए, यहाँ तक कि पीडीपी, जिसको ये कहते थे कि अलगाववादी पार्टी है, उसके साथ भी हाथ मिला लिया, उसके साथ भी चले गए। सिर्फ इसलिए कि हमारी स्वीकार्यता हो। अब ये चारों तरफ स्वीकार्यता हो गई है, लेकिन एक ही पार्टी है जो इनको स्वीकार नहीं करती और जो इनको ठीक से पहचानती है। जाहिर है, आजादी के पहले से कांग्रेस के लोग देख रहे हैं कि संघ का क्या रवैया रहा है, संघ का क्या स्टैंड रहा है विभिन्न मुद्दों पे। 4 बार संघ पर तो कांग्रेस ने ही बैन लगाया है और उसके बाद उसको उठाया भी। जब ठीक लगा तो नेहरू ने उनको परेड में भी बुलाया और सारी बातें भी हुई। लेकिन तब से आज तक चाहे इन्होंने कोशिश सबसे की मुलाकात करने की, ना तो संघ ने अपने उसमें उद्देश्य में, रवैये में, अपने लक्ष्य में कोई परिवर्तन किया और ना ही उसको वो साबित कर पाए कि ये इससे देश को क्या फायदा होने वाला है। आजादी के समय जिस समय हिंदू, तो इस मुसलमान मामले ये में सब चीजें हो रही थी। ओंकारेश्वर जी, इस मामले में क्या ये राहुल को हिट करने की कोशिश है? राहुल के बारे में भ्रम पैदा करने की कोशिश है या अपनी छवि भी ठीक करने की कोशिश है कि हम तो बड़े उदार हैं, हम बड़े मिलनसार हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वो राहुल गांधी को हिट करके ये कोशिश करना चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर ये पार्टी वापस सत्ता में आ जाए या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं तो कांग्रेस आरएसएस को उतनी मुश्किलें ना होनी पड़े ये जिस समय जितनी हैं। एक बात, दूसरी बात, ऑन द रिकॉर्ड तो वो कहेंगे कि उनके मन में जो संघ के बारे में अवधारणा है हम उसको दूर करना चाहते हैं। संघ ऐसा नहीं है, संघ वैसा नहीं है, संघ तो मुसलमानों को भी भारतीय मानता है और सभी भारतीयों को हिंदू मानता है। बातें ऑन रिकॉर्ड एक हैं, लेकिन क्या संघ के नेताओं को मालूम है कि उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जमीन पर संघ की क्या छवि बनाई है और क्या कार्य किए हैं, किस किस तरह के कार्य किए हैं। जितना विभेद पैदा आज वो मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान कह रहे हैं, स्वयं मोहन भागवत कह चुके हैं ना कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां कौन सी मोहब्बत की दुकान खुली हुई है और उस मोहब्बत की दुकान को खोला किसने? आज आपने जम्मू कश्मीर में कहा धारा 370 हट जाएगा तो देश से बड़ा जरूर। धारा 370 हटाने के बाद न वहां आतंकवाद खत्म हुआ बल्कि उसको 3 टुकड़े करके आपने उस कश्मीर को क्या बना दिया। आज लद्दाख के लोग क्यों रो रहे हैं, वहां से क्यों पैदल चल के दिल्ली तक आते हैं और आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। जी। तो बेसिकली कॉमर्शियली आप यूज कर रहे हैं उसको। आपने जो भी लक्ष्य रखा था बीजेपी के सामने, अब तो देश के सामने वो खुल चुका ना कि भाई मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, यूसीसी को भी देख लिया उत्तरांचल में, आप लागू कर दो, उसके बाद क्या? इस समय संघ भी भ्रम की स्थिति में है। मुझे लगता है कि संघ नेतृत्व के सामने भी अभी ये समस्या है कि वो तय करे और बताए कि वो चाहते क्या हैं। आज आप देश बंटेगा और कटेगा का नारा दे रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। आप ये हमें बताइए कि चीन के साथ लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए, तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में 80% लोग जाएंगे कि 20% लोग जाएंगे? 20% लोग कहाँ होंगे? चीन के साथ लड़ाई होगी तो कौन लोग उधर जाएंगे, कौन लोग इधर जा। जी, आप देश को बांट के कह रहे हो कि समाज को जोड़ेंगे हम। हिंदुस्तान बिल्कुल। को जोड़ने की बात होनी चाहिए कि एक समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए। तो बेटर ये है ना कि जो सरदार पटेल ने आपसे कहा था कि आप मर्ज कर दो, अगर इतना ही प्रेम है तो पूरी संघ को कांग्रेस में मर्ज कर दीजिए ना। ये तो सरदार सरदार पटेल को आप अपना आदर्श मानते हैं, हालांकि वो कांग्रेसी थे, हालांकि उन्होंने आप पे बैन भी लगाया था और बैन हटाया भी बिल्कुल। था। आपके अच्छे कामों को कांग्रेस के नेतृत्व ने समय समय पर सराहा है। जब आपने चीन के युद्ध के समय आपने एक तरह से राहत पहुंचाने का काम किया या बाढ़ राहत के। दरअसल संघ तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ही है ना, तो उसको सामाजिक सांस्कृतिक सीमाओं में ही रहना चाहिए था ना। अगर उसने राजनीति में अपने पांव पसारे, आज भी संघ में क्लियर कट राजनीतिक रूप से उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके महासचिव, जी। उनके संगठन के सचिव जाके उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते नहीं, अब हैं, इसमें तो उनको नहीं, देखना ओंकारेश्वर पड़ेगा जी, ना कि ये कौन सी इसमें राजनीति बीजेपी कर रही है नहीं, और क्या उस ओंकारेश्वर जी, बीजेपी की उस राजनीति को आप समर्थन देते हैं कि हाँ ऐसा ही करो।
तो फिर राहुल गांधी को आपसे क्यों मिलना चाहिए? फिर मीटिंग पॉइंट कहाँ है? मीटिंग पॉइंट तो कोई नहीं है ना। कोई एजेंडा है तो एजेंडा बताएं कि आपका क्या एजेंडा है, आगे कौन सा एजेंडा संघ पूरा करना चाहता है और उसमें वो राहुल गांधी का समर्थन चाहता है या कांग्रेस का समर्थन चाहता है। ये सब बातें अनक्लियर हैं। उनको ये लग रहा है कि बस इनको भी छू लो ताकि कल को कहे कि भाई हमसे तो राहुल गांधी भी मिल चुके। ताकि एक बिल्कुल। चिट्ठी जो आप जारी करते हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, इंदिरा गांधी ने आपके चिट्ठी के जवाब में एक कटसी लेटर लिख दिया, तो उसको आप कहते हैं कि हमसे तो इंदिरा गांधी ने। तो इस तरह से आप टच करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए राहुल गांधी भी अब अनटचेबल हमको नहीं मानते। तो आप अपनी बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, ये मीडिया में बात क्यों आनी चाहिए? आप स्वयं जाइए, पत्र लिखिए, मिलने की कोशिश करिए। राहुल गांधी किससे नहीं मुलाकात करते हैं? तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि आप इस मीटिंग का कहने के माध्यम से आप क्या चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वैचारिक तौर पे राहुल गांधी के बातों को आप मानने लगे हैं? आप मानने लगे हैं कि देश में हिंदुत्व और नहीं, उसकी ये तो बजाय भारत की बात होनी चाहिए, भारतीयता की बात होनी चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं ये तो फिर तो ये दूर की कौड़ी हो ऑफर जाती है। बेकार है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। प्रोफेसर पुनियानी, आप इसको जी। कैसे देखते हैं कि ये क्या अब कहीं न कहीं संघ को लग रहा है, पहले तो पूरा संघ परिवार कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के फिराक में था, वो तो जी, कांग्रेस मुक्त देश बनाने के चक्कर में था। अब कांग्रेस जी। जगह-जगह खड़ी हो गई है, कई राज्यों में सरकारें बन गई और कई जगह ऐसा लगता है कि अब मजबूत होती जा रही राष्ट्रीय स्तर पर भी। क्या ये एक जैसा ओंकारेश्वर जी ने भी कहा, कल को सत्ता में आ गए, तो इनकी वैसी ही कुटाई ना हो जैसी इमरजेंसी के दौरान हुई थी या गांधी की हत्या करने के बाद हुई थी? जी, देखिए आपने अपनी प्रस्तावना में जो 4 बिंदु रखे थे, उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद, बहुत दशकों बाद आरएसएस की इतनी स्पष्ट आलोचना राहुल गांधी ने की है। आप याद रखिए, नेहरू के बाद से ज़्यादातर आरएसएस के बारे में बड़े-बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी है। और इमरजेंसी के बाद, उठने के बाद जब उस दौरान भी आरएसएस के नेताओं ने मेरे ख्याल से बाला साहब देवरस थे, उन्होंने भी इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर बधाई दी और दूसरी चीजें की और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, जो इंदिरा गांधी ने कभी पूरी नहीं की। फिर उसके बाद एक फेज आता है जब उनको लगता है कि भाई कांग्रेस तो खत्म हो रही है और कांग्रेस मुक्त भारत की बात वो करने लगे। और इसी के साथ जब भारत जोड़ो यात्रा के कारण और राहुल गांधी की स्पष्टता के कारण जब वो उभरे। अब इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने आरएसएस की जितनी महत्वपूर्ण और सटीक आलोचना की है, वो शायद किसी और राजनीतिक नेता ने नहीं की, जहां तक मेरा अंदाज है। तो एक तरफ से तो वो ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ से ये कि राहुल गांधी हमारा असली चरित्र समझते हैं, क्योंकि उनकी बातों में ऐसा है कि वो गोलमाल में अपनी बातें रखते हैं, सभी भारतीयों को हिंदू कह देते हैं और बाद में जब मौका आता है तो कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। ये भी तो बहुत स्पष्ट इशारा, वो उनकी जो दोगली बातें हैं, उनका एजेंडा क्या है और वो क्या कहते हैं, उसमें बहुत एक स्पष्ट दूरी है। तीसरी बात यह है कि आरएसएस ज्यादातर ऐसी कोशिश करता है कि उभरती हुई शक्तियों के साथ कन्फ्रंट न करें, उनसे कहीं तो भी समझौता करके, ये उनकी हमेशा की आदत रही है। अंग्रेज सत्ता में थे, उनके साथ समझौता किया। उसके बाद ये भी मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा कि जब चाइना वॉर के बाद रिपब्लिक डे परेड में नेहरू जी ने उनको नहीं बुलाया था, ये एक लंबी कहानी है। नेहरू जी ने सभी को बुलाया था, उसमें आरएसएस वाले भी लोग थे। कोई बहुत नेहरू ने उनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया और हमेशा उसके प्रति क्रिटिकल रहे, आलोचनात्मक दृष्टि से उन्होंने इसको एक फाशीवादी संगठन के रूप में देखा। और राहुल गांधी बिल्कुल सटीक तरीके से इनकी आलोचना कर रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने जगह जगह उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी ये केसेस भी खड़े किए हैं, जिसके कारण राहुल गांधी को कई बार मुकदमे लड़ने भी पड़ते हैं, पर वो बहुत बहादुरी से, हिम्मत से अपनी बातों पे डटे रहे हैं। और आरएसएस के जो गुरु थे, वैचारिक गुरु सावरकर, उसके बारे में भी राहुल गांधी बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात को रखते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि जो जैसा मेरे पहले के वक्ताओं ने और आपने भी शायद कहा कि राहुल गांधी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, वो बढ़ते हुए प्रभाव में इनको ये भी डर लगता है कि कहीं कल चलकर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो इन लोगों ने हमारे ऊपर इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है,
आरएसएस हमेशा वैधता प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब गांधी जी के उन्हीं का एक मेंबर गांधी जी की हत्या करता है और वो बार बार कहते हैं कि गांधी जी तो हमारे शाखा में आए थे, उन्होंने हमारी कितनी तारीफ की, उन्होंने हमारे कामों की कितनी तारीफ की। तो ये एक वैधता प्राप्त करने का तरीका है। जैसे सरदार पटेल खुद लिखते हैं, हिंदू राज एक पागलपन की आइडिया है, तो उसको उन्होंने प्रतीक बना के रख लिया कि भाई सरदार पटेल ने जो रियासतों को जोड़ा वो राष्ट्र को जोड़ने का काम है, और वो उनको एक प्रतीक बना के रखते हैं। तो इनकी एक राजनीति, मैं कहूंगा काफी चालाक राजनीति है। अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए ये अपने शब्दों को जो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, उसमें और अंदर के एजेंडा में काफी फर्क रहता है। अंदर का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना है। ऊपर से फिर ये कई बार दूसरी चीजों को भी कह देंगे। और अभी उनकी मुख्य बात कई लोगों को और भी कहते हैं, राहुल गांधी को तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। पर जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर उनको मिलना है तो राहुल गांधी को जाकर मिले, वो सबसे मिलते हैं। पर उनका उद्देश्य राहुल गांधी से विवाद करना, बात करना, राहुल गांधी की बात को समझना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि एक इमेज क्रिएट करना, एक अपना बताना कि हम देखिए राहुल गांधी से भी बात कर चुके हैं, राहुल गांधी भी हमारे पास आए हुए हैं या हम उनके पास गए हुए हैं। तो ये वैधता का सवाल जो है आरएसएस के लिए हमेशा रहा है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो गांधी हत्या का कलंक अभी तक उनके इससे पूरा मिटा नहीं है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस कलंक को मिटाएं, और उन्होंने एक पूरी जनरेशन में अलग प्रकार से चीजें खड़ी की हैं, पर वो कलंक उनके ऊपर एक परमानेंट है, वो एक है। और दूसरा, उनका जो एजेंडा के कारण अल्पसंख्यकों को, दलितों को, औरतों को, आदिवासियों को जो नुकसान होता है, उसके बारे में राहुल गांधी बहुत मुखर हैं। ये सब चीजों के बारे में वो मुखर है। इसलिए वो कई तौर से, भाई हम राहुल गांधी को मिले थे, राहुल गांधी भी हमारे पास आए थे, ये उनको एक वैधता प्राप्त करने का है। और तीसरा वो इनका वो रहता ही है कि भाई आप आइए, संघ में आइए, संघ को समझिए। संघ के आलोचकों को कहते हैं संघ वो नहीं है जो आप कहते हैं, हम तो जात पात में विश्वास नहीं रखते, सभी जाति के लोग हमारे बीच में आते हैं। ये बात और है कि हम कहते हैं कि अलग अलग जातियां हैं, वो सब जातियां बराबर हैं। ये पर जाति कि ये अपनी क्रेडिट लेने के लिए कि आज जो हम नई बातें कर रहे हैं उसको उसका आधार कहीं तो भी अपनी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात कहेंगे और दूसरी तरफ से कहेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो सब हिंदू हैं। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि एक मुसलमान जो नमाज पढ़ता है, जो मस्जिद में जाता है, क्रिश्चियन जो बाइबल में विश्वास रखता है, चर्च में जाता है, वो कैसे हिंदू हो गया? तो क्योंकि उनके मतलब 1000 सिर हैं, 1000 सिर हैं, 10 जबाने हैं, उससे ये काम करते रहते हैं। और उनको आज इस बात में बहुत आनंद आएगा कि जो विपक्ष के नेता, कई विपक्ष के नेता तो उनके हाथ का पानी पी रहे हैं, उनकी सर एनडीए में हैं, और कई विपक्ष के नेता जो उनको बिल्कुल आलोचनात्मक है, उनमें राहुल गांधी सबसे आगे हैं। इसलिए राहुल गांधी से मिलना, वैधता प्राप्त करना, ये मेरे ख्याल से उनका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद जी। हमारे साथ सामाजिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। मीनू जी, क्या अभी मैं माकन साहब का बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं हम लोग तो मिलते रहते हैं, तमाम बीजेपी के नेता संसद में यहाँ वहां मिलते रहते हैं, तो मिलना जुलना कहाँ रुका है? ये अलग तरह का मिलना है, चाह रहे हैं क्या संघ? अगर मेल जोल की बात है और जो बातें हैं वो मीडिया में तो राहुल गांधी खुलकर कह ही रहे हैं, फिर कहाँ दिक्कत कहाँ है? जी देखिए, बात मिलने की कर रहे हैं, लेकिन जो अभी सभी मुझसे, मेरे से पूर्व भी सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने कहा कि भाई दोगला चेहरा है, दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। तो एक तरफ तो आपने मुकदमे चला रखे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, किस वजह से? कि उन्होंने जो महात्मा गांधी की हत्या के बारे में इनकी संलिप्तता के को लेकर कुछ जो बातें कही हैं उनको लेकर, और दूसरी तरफ आप कहते हैं मिलना चाहते हैं। तो देखिए, जब मीटिंग ग्राउंड तैयार करना होता है तो उसके लिए पहले जो बहुत कुछ चीजें स्पष्ट कर लेनी होती है, और ये मुकदमे जैसी चीजें इनको हटा लेना होता है, तो उसके बाद आप मिलने की बात करें। अदरवाइज अगर आप दोनों के जो हॉर्न्स जो है लॉक्ड हैं, आप भिड़े हुए हैं आपस में विचारधारा को लेके, तो उसमें मिलने की बात करना भी लगता है कि आप एक या तो नाटक कर रहे हैं या फिर आपकी कोई इसके पीछे कोई कुटिल चाल है।
नाटक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आप सभी ने बोला मेरे से पहले कि उनको वैधता चाहिए राहुल गांधी से। और एक देखिए, राहुल गांधी एक मेरे हिसाब से एक अकेला विपक्ष का नेता है जो आज से नहीं, मेरे ख्याल 2014 या 15 से बहुत भयानक तौर पे हमलावर है संघ के ऊपर। इवन मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी जो बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं उन्होंने भी इतना वैचारिक हमला संघ के ऊपर नहीं किया है, और राहुल गांधी कंटिन्यूअसली उस हमले को जारी रखे हुए हैं। और उसमें उनको लगता है कि जो सबसे ज्यादा बोल रहा है विपक्ष में सामने, उसकी आवाज को चुप कराया जाए। और उनको उम्मीद हो सकता है कि मोहब्बत की दुकान का हवाला इसीलिए दे रहे हैं। उनको उम्मीद है कि अगर प्रणब मुखर्जी हमारे यहाँ आ सकते हैं तो ये भी तो कांग्रेस का ही एक नेता है, तो इसकी मोहब्बत की दुकान का हवाला दो, कि वो उस वहां छेड़ो इसकी रॉ नर्व को, कि जब तू मोहब्बत की बात कर रहा है तो फिर हमारे से भी बात कर। लेकिन इसमें अगर आप ये कहें ना कि किसी को कि आप हमसे प्यार करें, तो इसका मतलब आपको उसकी गरज है। अगर आप किसी से ऐसा कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो हमें प्यार करे, तो उसके लिए मुझे वही इसका संघ का जो भीतर का जो डर है। देखिए, ये सरकार बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है, और जो नीतीश कुमार का कोई इमरजेंसी मीटिंग जो उन्होंने अपनी पार्टी की बुलाई थी पटना में, तो उसको लेके काफी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद समर्थन खींचने की बात हो रही है। तो ऐसी सरकार इसमें जहां की वो बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई और एनी मोमेंट गिर सकती है, हालांकि अभी कोई इमीडिएट ऐसा कोई खतरा है नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट आ जाए और वो गिर जाए सरकार, तो सबसे जो भी नई सरकार आएगी तो सबसे पहली गाज उसी के ऊपर संघ के ऊपर ही गिरने वाली है। और इस चीज को मोदी से बेहतर संघ समझ रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि ऑलिव लीफ जो होता है कि ऑलिव ब्रांच बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ, कि भाई आप शांति, पहले ही शांति खरीद लें, जो आने वाली कोई दुर्घटना घटे उससे पहले अपनी स्पीड कम कर दो, एक्सीलरेटर पे से पैर हटा लो अपना। तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ जो है वो एक शांति स्थापना कहते हैं जिसको, या ये कहिए कि आपस में ये बनाना चाहता है कि जो हमारी जो ये तलवारें तनी हुई हैं संघ के खिलाफ, आपने जो तलवारें तानी हुई हैं और संघ ने भी तानी हुई हैं, तो वो नीचे गिरा के कि भैया अपना भविष्य को वो सुरक्षित करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल सरकार आ जाए तो सबसे पहला बुलडोजर मुख्यालय पे ही चल जाए, नागपुर पे चल जाए। जी जी। प्रोफेसर रविकांत, क्या इसको इस तरह से देखना चाहिए? एक नारा दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये बटेंगे तो कटेंगे, ये घबराहट से भी निकला हुआ नारा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान बट गए और कट के 240 पर आ गए, उस नरेटिव को खत्म करने वाले जिसने इस नरेटिव को इतना बड़ा कर दिया, पहले उसको कमजोर करो। तो संघ की चिंता ये है कि ये जो पीडीपी और ये सब चल रहा है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। वो जो काम कर रहा है 100 साल से कि हिंदू सब एक हो जाओ, इस तरह का नरेटिव आता है तो बिखरने लगता है। क्या ये उसी की दिशा में एक और कोशिश है कि कैसे राहुल गांधी को माइल्ड किया जाए? आपकी आवाज नहीं आ रही है रविकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही। हाँ, देखिए, आरएसएस जो मीनू जी ने कहा था कि वो कुटिल चाल है, ये संभावना व्यक्त मत करिए मीनू जी, वो कुटिलता ही है नंबर 1। और कुटिलता क्या है? राहुल गांधी पिछले 20-25 साल से पार्लियामेंट में है, सार्वजनिक जीवन में है, राजनीति में है। अगर इस समय राहुल गांधी से मिलने की बेकरारी है तो आरएसएस 20 साल से वियोग क्यों झेल रहा था? इतना ही मोहब्बत थी तो पहले मिल लिया होता, नंबर 1। अब क्यों मिलना चाहता है? जब वो ये कह कि राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, और जो आरएसएस की दुकान है जरा उसको भी समझ लीजिए। आरएसएस का शोरूम कुछ और है और गोडाउन कुछ और है, और जब वो दिखाना चाहते हैं तो शोरूम दिखाते हैं। शोरूम में हो सकता है कि वो गजरा भी हो, फूल भी हो और सुगंधी भी हो, लेकिन गोडाउन में वही होता है जो विजयदशमी को पूजा हो रही थी। गोडाउन असली वही है। तो
खेल क्या है ये? खेल मुझे आरएसएस की वैधता नहीं दिखता कि आरएसएस अपनी वैधता प्राप्त करना चाहता है। आरएसएस को वैधता, राहुल गांधी माने ना माने, उस पर क्या असर पड़ता है? असली खेल है कि राहुल गांधी की यूएसपी को कमजोर किया। इस समय राहुल गांधी की यूएसपी क्या है, असली पहचान क्या है राहुल गांधी की? राहुल गांधी की पहचान एक कांग्रेस के लीडर के तौर पर ही नहीं है। कांग्रेस की जो अब तक आइडियोलॉजी रही है, नेहरू के बाद खास करके, उसमें आरएसएस को पनाह भी मिली है, आरएसएस को माफी भी मिली है, आरएसएस के साथ बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है। प्रणब मुखर्जी जैसे लोग तो दरबार में जाकर के मत्था भी टेकते रहे, वो मत्था ही टेकना है मेरे हिसाब से। दरअसल राहुल गांधी की यूएसपी को खत्म करना, दो यूएसपी है इस समय राहुल गांधी की। एक तो वो नेता है जो आरएसएस के खिलाफ खुल करके खड़ा हुआ है और वो ये मानता है, उसका पूरा विश्वास है कि इस देश में हिंसा, नफरत, जातिगत प्रताड़ना, महिलाओं के खिलाफ अन्याय और अत्याचार की जो जड़ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार की जड़ है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो हिंदुत्व है। और जब तक आइडियोलॉजी पर नहीं प्रहार किया जाएगा तो वो बात बनेगी नहीं। और उसके लिए जो दृढ़ता है राहुल गांधी की, वो उससे कहीं राहुल गांधी के विश्वास को कम करना, खत्म करना। साहब, राहुल गांधी तो देखिए हमारे यहां आए थे, या हम राहुल गांधी से मिले थे, तो डॉक्टर अंबेडकर से भी मिले थे, नेहरू से तो बड़ी लंबी दोस्तियां थी, सरदार पटेल के तो ये सब उसमें आप पढ़ लीजिए आरएसएस की किताबों। नेहरू से कोई दोस्तियां नहीं थी, नेहरू ने गोलवलकर से वो नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि उनका बस चले तो नेहरू के बारे में भी लिख दे, उनकी किताबों में मिलेगा ना। अरे संस्कृत को डॉक्टर अंबेडकर राजभाषा बनाना चाहते थे, इसको लिखा। और मैं एक नहीं, सैकड़ों ऐसे फैक्ट हैं कि एक ये खेल भी है उनका, वो करते आए। लेकिन मुझे लगता है कि असली खेल है कि राहुल गांधी की यूएसपी को कमजोर करना। दो लाइन है इस समय राहुल गांधी की। पहली तो है कि हिंदुत्व और आरएसएस के खिलाफ डट करके खड़े होना। महाराष्ट्र में भी अगर राहुल गांधी सावरकर को अटैक कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपनी चुनावी राजनीति की चिंता नहीं, ये वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है। नंबर दो, राहुल गांधी की असली लोकप्रियता कहां है? माइनॉरिटीज के बीच में, दलितों के बीच में, थोड़ी आदिवासियों के बीच में, थोड़ी पिछड़ों के बीच में, अब थोड़ा सा अपर कास्ट में भी हो रही। लेकिन असली कहां है? सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स खोल करके राहुल गांधी कर, और सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को जो विश्वास करते हैं, जिन्हें लगता है कि वो हमारे हित में है, वो ये जानते हैं कि आरएसएस और हिंदुत्व उनके खिलाफ कितना है। तो आरएसएस के साथ चले जाना, खड़े हो जाना, मिल लेना और उनके शोरूम में चले जाना, नॉट गो डाउन, केवल शोरूम में ही चले जाना, ये राहुल गांधी की इमेज को खराब कर सकता है। असली खेल वहां से। बिल्कुल। आरएसएस को क्या वैधता मिलेगी? जिनके खून हाथ से रंगे रहे हों, राष्ट्रपिता के हत्या के 3-3 बार जिन पर लगा आरोप नहीं लगा, प्रतिबंध लगा, वो कितना भी डिनाई करें कौन नहीं जानता। गॉडसे की पूजा करने वाले लोग, गांधी मुर्दाबाद कहने वाले लोग, अंबेडकर को गालियां देने वाले लोग, दलितों को गुलाम बनाने की मानसिकता रखने वाले लोग, और क्या करेंगे साहब? महिलाओं को कहा, ये प्रेम और मोहब्बत कर रहे होते, परिवार ही चला रहे होते कम से कम ठीक ठाक से। बिल्कुल। महिलाओं के बारे में क्या धारणा है? राहुल गांधी को डैमेज करना, ये मुझे सबसे बड़ा इनका लक्ष्य दिखाई पड़ता है। उनको कोई वैधता की चिंता नहीं। अगर ये चिंता होती तो शायद जहां तक वो आ गए हैं थोड़ा दुरुस्त करते अपनी इमेज को। उन्होंने कभी अपनी इमेज की परवाह नहीं की। उन्हें सिर्फ सत्ता और वर्चस्व चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये है असली आरएसएस का चिंतन।
जी। शीतल जी, क्या ये आप रविकांत जी से कितना सहमत है कि उसकी चिंता केवल इतनी है? क्या ये चिंता नहीं है कि ये जो दूसरी यूएसपी बताई रविकांत जी ने, कि वो जो सोशल जस्टिस वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ है, उसको कमजोर कर रही है। ये चिंता बीजेपी की और आरएसएस की सबसे बड़ी है कि आज की तारीख में जो खड़ा किया था हिंदुत्व का तुम्हार, वो ढह रहा है, और ये आदमी है जो उसमें पलीता लगा रहा है। देखिए, जी, हिंदुत्व की फांसीवादी राजनीति का अगर कोई राजनीतिक प्रतिकार संभव है, तो हमारे समाज में वो सामाजिक न्याय की लड़ाई से ही संभव है। ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है जो रियल है, और आरएसएस इसको नहीं समझता हो, ये तो ऐसी कोई कल्पना करना बहुत ही मूर्खता है। वो इसको आज से नहीं समझते, वो हमेशा से समझते हैं। जब वीपी सिंह ने मंडल किया तो उन्होंने तुरंत सरकार से विड्रॉ कर लिया अपने, और तुरंत वो कमंडल लेके निकल पड़े। वो बिल्कुल साफ, सबसे ज्यादा अगर कोई इस चीज को समझता है क्लिनिकली ढंग से, तो आरएसएस है। और चूंकि अब राहुल गांधी ने लगातार अपने को इसी राजनीतिक एजेंडे पर परिपक्व करने का काम शुरू कर दिया है, और इसी वजह से वो आरएसएस को भी नाम लेके आमने सामने करते हैं। राहुल गांधी ही एक राजनेता है इस समय खुलेआम जो आरएसएस को नाम लेके करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेजस्वी या अखिलेश या बहुत सारे पिछड़ी जातियों के तमाम राजनेता इस सबसे बचते हैं। वो तमाम तरह के घालमेल में रहते हैं, नाम ही नहीं लेते, जनरल बातें करेंगे। लेकिन जो नाम लेके इसको सीधे सीधे सामने रख रहे हैं वो राहुल गांधी। तो इसलिए राहुल गांधी उनके निशाने पर हो न हो ऐसी कोई वजह नहीं। लेकिन मैं इस स्थापना से बिल्कुल नहीं सहमत हूं कि उनकी सरकार अभी गिरने जा रही है और वो बड़े डरे हुए। वो बिल्कुल डरे हुए नहीं है, वो बहुत सशक्त हो चुके हैं, और वो जब तक पूरी तरह सशक्त नहीं हो जाएंगे, इस स्थिति में न हो जाए कि फिर उनके लिए कोई चुनौती ही न रह जाए जैसी जर्मनी में हो गया था, तब तक वो ये सब ड्रामे या दोगलापन या झूठ, ये मक्कारी, या इसको जो भी आप कहना चाहें, दुतरफा बातें, भ्रम पैदा करना, ये सब वो करते, ये सब उनकी मतलब रणनीति का हिस्सा है। हमेशा वो करते रहे और करते रहेंगे, और वो बहुत समय बहुत से लोगों को कमजोर करके उनसे अपने काम निकलवाने में भी सक्षम रहे हैं। ये सब करके वो उस समय जब उनकी परिस्थिति बहुत कमजोर थी। आज तो आप जो कह रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी तो उन पे कार्रवाई, कहां से कार्रवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब उनके हाथ में है। जब कुछ नहीं था तब तो मोदी और शाह को आप कुछ कर नहीं पाए, ये कांग्रेस की सरकारें रही। अब कर लेंगे, भूल जाइए ये सब। इस देश को फासिज्म से बचना बहुत असंभव है, अब बहुत आगे पानी बह चुका। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत चुनौती है, वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के रूप में है। तो वो कभी कभी ये भ्रम उनके लिए भी खेलते रहेंगे, जब तक वो उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते जो उनकी लक्षित है, तब तक ये भ्रम करते रहेंगे और हम लोग इस सब पे बात करते रहेंगे। वरना उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पे जो कब्जा किया है, उसकी मार इतनी है कि अब क्या बताया जाए। उसकी मार इतनी है कि कहीं कोई रास्ता ही नहीं बचा है भाई, सांस ही नहीं बची है लोकतंत्र के लिए। बहुत कठिनाई है। बिल्कुल। ओंकारेश्वर जी, बहुत संक्षेप में, अब तो समय कम है। क्या राहुल गांधी इस पे रिएक्ट करेंगे? करना चाहिए? मुझे लगता है मीडिया की खबरों पे उनको क्या रिएक्ट करना चाहिए? उनके पास कोई फॉर्मल प्रस्ताव आए तो उस पे वो रिएक्ट करें। अब ऐसे मीडिया में कौन क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे तो रिएक्शन करना कुछ बनता नहीं है। सवाल ये है कि मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, क्या आप वाकई बात करना चाहते हैं? मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो केरला में इनकी समन्वय बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने सवालों के जवाब में ये कहा कि भई कास्ट सेंसस करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते इसका राजनीतिक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना हो। आप हिंदुत्व को राजनीतिक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेंगे और वहां आप कह रहे हैं कि इसका कास्ट सेंसस का हिंदुत्व उसके लिए पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना हो, ये क्या है? अभी जो लेटेस्ट मथुरा में बैठक हुई है, तो उन्होंने कई लोगों को श्रद्धांजलियां दी हैं, उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी दी है, सीताराम येचुरी को भी दी है, फॉर्मर एडमिरल को भी दी है, वगैरह-वगैरह सबको दी है। आप यही दिखाना चाहते हैं ना कि हम सभी को अपना कर चलते हैं। तो सभी को अपना कर चलते हैं, तो उसमें हिंदू मुसलमान बटेंगे कटेंगे कहाँ आता है?
फिर आप किस भाषा में, किस मुंह से ये कहते हैं कि बटेंगे और कटेंगे? ये छोटा मोटा कोई बयान नहीं, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। दरअसल चूंकि आप एक तरफा सब कुछ करते हैं, बौद्धिक डिस्कोर्स, डिस्कशन आपके यहाँ होता ही नहीं है। बौद्धिक प्रवचन होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सुन लो, मैं कहूं कि ये झूठ है, इसी को झूठ मान लो, मैं जो कहूं कि नहीं ये जो मीट का जो व्यापार है नहीं होना चाहिए, इस पे आप काउंटर नहीं सुनेंगे कि मीट का व्यापार तो हिंदू लोग कर रहे हैं भाई, उसका क्या करेंगे? आप कह रहे हैं ये सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए, सर्टिफिकेट तो भारत सरकार जारी कर रही है। डिस्कशन करेंगे तो पत्रकार आपको बता देंगे, इसलिए आप डिस्कशन नहीं करना चाहते, इसीलिए आप बुद्धिजीवियों से बचते हैं, और इसीलिए बौद्धिक स्तर पर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेज आ गया है जब आपको स्वयं तय करना पड़ेगा कि हम बोल क्या रहे हैं, उसका जमीन पे असर क्या हो रहा है। अगर बिल्कुल। बीजेपी ने वहां पर कहा कि बजरंग दल के कुछ लोग गलत कर रहे हैं, तो आपने नहीं देखा कि उसको बजरंग दल को बजरंग बली से कैसे जोड़ा गया, और आपने उसको गलत कहा। जब राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा, एक सिख का एग्जाम्पल लेते हुए कि जैसे ये पगड़ी पहनते हैं, वो तो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, उदाहरण, और जैसे प्रधानमंत्री ने उसको जोड़ दिया सिखों से, आपने कहा कि नहीं नहीं वो कुछ और समझाना, पूरी दुनिया समझ रही है कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो झूठ फैलाया जा रहा है वो आपकी पार्टी फैला रही है, हर रोज फैला रही है। बहराइच में आपकी पार्टी के लोग जो है दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं और आप ही की पार्टी के लोग उसको एक्सपोज करते हैं। कहीं पे आप किसी मुसलमान को कह देते हैं ये बांग्लादेशी है, मार देते हैं, पता चलता है वो हिंदुस्तान का आदमी है। किसी को कहते हैं आप ये गाय मांस खा रहा था, और जांच में निकलता है कि गौ का मांस था ही नहीं। इस पे आपने कभी सोचा है, कभी बोला है? जो समाज में जो ये जहर फैल रहा है, पहले उस पे बात करिए, उस पे खुल के बात करिए, ये कौन फैला रहा है? आज आपको लग रहा है कि आज आपका युवा लाइव टीवी डिबेट्स में ये पूछ लेता है कि बंटोगे कटोगे का मतलब क्या हुआ, किसको बांटोगे, किसको काटोगे, कौन बटेगा कौन कटेगा? यानी आप हिंदुस्तान एक नहीं रहेगा, हिंदुस्तान हिंदुओं में और मुसलमानों में बटेगा, यही ना, कि हिंदुओं में एकजुट हो जाओ और मुसलमानों में। तो हिंदुओं में एकजुट हो जाओ, वो सारी पार्टियों का जो वोट का देख लीजिए कि किसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा हिंदू हैं। हो सकता है कि आपको सभी रीजनल पार्टियां और कांग्रेस मिला के उसमें आपको ज्यादा नजर आएंगे। आप अकेले तो मेजोरिटी में नहीं आए हैं इस बार। तो हिंदू बिल्कुल। बटेगा कटेगा ये कोई नारा नहीं है, ये बड़ा ही गंदा नारा है, समाज को, देश को तोड़ने वाला नारा है। पहले ऐसे नारों से बचिए, पहले एक डिस्कोर्स क्लियर करिए कि आप देश को क्या देना चाहते हैं, आप हिंदुओं को क्या देना चाहते हैं, किस तरह जोड़ना, मुसलमानों के लिए क्या तय कर रखा है, कि क्या इनको बंगाल की खाड़ी में डाल देना है, तो तय कर लीजिए। आपने कहा था ना कि बिल्कुल। 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं। अपने 16 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने क्या 1600 बांग्लादेशियों को भी निकाला? तो फिर देश को क्यों बेवकूफ बनाते रहे आप, बांग्लादेशी बांग्लादेशी? आज भी आप कहते हैं रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या कहां से आते हैं भाई? मणिपुर से आते हैं, जहां आपकी सरकार है। आप वहां नहीं रोकते, आप पश्चिम बंगाल में जाके ममता बनर्जी को कहते हैं कि घुसपैठ तभी बिल्कुल। रुकेगी जब हमारी सरकार आएगी। अरे भाई सरकार आपकी है, बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? हिंदू अब इस बात को समझ चुका है, हिंदू युवा आज तुरंत गूगल सर्च करके पढ़ लेता है, सच्चाई जान लेता है, इसीलिए आपको समस्या हो रही है। और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति आपके किले पे, झूठ के किले पे एक गोला दागता है कि ये हिंदू नहीं है। पार्लियामेंट में जब वो खुलेआम कहता है तो वो किला दरका हुआ नजर आता है। इसीलिए आपको लगता है कि अब राहुल गांधी को पकड़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ये है बात असली। जी। मीनू जी, क्या ये अजीबो-गरीब नहीं लगता है कि हम तो अपनी नफ़रत की दुकान चलाते रहेंगे। आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं इसलिए हमसे मिलने आइए। हम नफ़रत की दुकान बंद नहीं करेंगे, जो अभी ओंकारेश्वर जी भी कह रहे हैं। हम अपना एजेंडा नहीं बदलेंगे, हम अपनी राजनीति नहीं बदलेंगे, हम वही सब करते रहेंगे, आप बदल लीजिए। जी, ये हमारा और आपका सोचना है कि वो नफरत की दुकान चला रहे हैं, वो तो समरसता की दुकान चला रहे हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। इससे बड़ा लुभावना कॉन्सेप्ट और क्या हो सकता है? जो संगठन क्या खुद को कहता है कि हम सामाजिक समरसता चाहते हैं समाज के अंदर, कि लोग समरसता से रहें, तो वो तो मोहब्बत की दुकान से भी आगे का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उनको तो आप ब्लेम ही नहीं कर सकते। अगेन वही इतने चालाक हैं कि जो कहते हैं ना कि
जो रंगा हुआ सियार जो होता है उस तरीके की चालाकी कि आपने खाल ओढ़ रखी है ऊन की, जो कहते हैं कि वो जो एक इस तरीके का दिखावा आप करते हैं, और अंदर खाने आपके जो कुटिलता भरी हुई है, जो आपके नफरतों की आंधी चल रही है आपके अंदर, उसको आप राहुल गांधी के ऊपर तंज मार के दबाने दुनिया की नजर से ओझल नहीं कर सकते। आप मोहब्बत की दुकान का जो शब्द उनके लिए राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्चुअली तो वो उनके ऊपर एक सरकास्टिक है उनका वो टोन जो है कि आप तो मोहब्बत की दुकान चलाए बैठे और हमसे नफरत करते हैं। तो भाई आप काम ही ऐसे करते हैं, आपके साथ नफरत उनकी कोई नहीं है। आलोचना और नफरत में बहुत बड़ा फर्क है। आप नफरत करते हैं, और तभी इसके लिए आप ये देखिए कि जो बीजेपी का आईटी सेल है उसको डेफिनेटली संघ से फीड मिलती है। तो किस तरीके के वो आप तो नफरत से भरी हुई इतनी गंदी गंदी आप अभद्र और अश्लील अभद्र टिप्पणियां करते हैं उस कांग्रेस के ऊपर और उनके नेताओं के ऊपर, और खासकर इस गांधी परिवार के ऊपर और राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी के लिए इन्होंने एक विशेषण या कुविशेषण कहती हूं मैं तो दे रखा था, वो इन्हीं का तो दिया हुआ था। कहां से आया था वो विशेषण? इन्हीं का, संघ का ही दिया हुआ। तो आप आज उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप हमसे बात करें। तो राहुल गांधी, मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी इस तरीके के इमोशनल नेता हैं। इमोशनल है वो डाउन ट्रोडन के लिए इमोशनल है, डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए इमोशनल है, लेकिन इस तरह की नफरत की जिनके अंदर कूट कूट के भरी हुई लोग, उनके प्रति वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है कि होसबोले साहब ने कह दिया और राहुल गांधी कहेंगे अच्छा इस प्रस्ताव पे विचार करें। मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस की तरफ से कभी सोशल मीडिया के जरिए भी या उनके जो प्रवक्ता है उनके जरिए इस बात को रेस्पॉन्ड किया जाना चाहिए भी। उन्होंने रेस्पॉन्ड किया प्रवक्ता ने, और ये ले उड़े। जी प्रोफेसर रविकांत, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी, क्या आपको लगता है कि ये बात यहीं खत्म हो गई या अभी बीजेपी वाले इसको अभी इसकी जुगाली करते रहेंगे? बीजेपी आरएसएस बीजेपी वाले करेंगे, क्योंकि बुनियादी जो सवाल है वो सवाल सामने ना आए। आरएसएस और राहुल गांधी के बीच ही चलता रहे। सवाल तो सरकार के साथ होने चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के सवाल है, मणिपुर का सवाल है, महिला उत्पीड़न का है, दलितों का है, ये सवाल नहीं आए। नौजवानों का नौकरी का सवाल नहीं आए। आरएसएस मोहब्बत की दुकान खोले बैठे, राहुल गांधी एंट्री ले लें, कौन मानेगा? इस देश का तो छोड़ दीजिए, दुनिया के कोई देश का आदमी मानेगा कि आरएसएस मोहब्बत की दुकान चला रही है? रोज गुलाब बांट रहे हैं इस देश में। और मैं तो उन लोगों को कह रहा हूं, और वो महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस बात को कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। मैं तो दलितों, पिछड़ों, जिनके लिए उन्होंने कहा था, वो देख रहे हैं कि अभी तो बना ही नहीं है, तब सरेआम लिंचिंग हो रही है, आरक्षण गायब हो रहा है, दलितों के बच्चों को एजुकेशन नहीं है, पिछड़ों का कास्ट सेंसस नहीं है। अभी तो ये शुरुआत हो चुकी है बने बिना, और अगर ये कामयाब हो गए होते तो क्या करते? तो ये चलेगा। आरएसएस का बढ़िया मिला, बीजेपी को कुछ चाहिए ना, कोई के मुद्दा ये चलता रहे ताकि जो बुनियादी सवाल है उनसे लोगों का दिमाग थोड़ा हटे। इसके अलावा कुछ नहीं। और राहुल गांधी को हम थोड़ा बहुत डैमेज कर सके, मुझे नहीं लगता। और अगर राहुल गांधी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो कायदे का रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि गांधी के हत्यारों के साथ जो शामिल थे, जो मिठाई बांट रहे थे, उनके साथ मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। सीधे बोलना चाहिए। क्या उसमें है? क्या आरएसएस के जो चल रहा है, सीधा बोलना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए बात। जो इस देश के दलितों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो आदिवासियों को जंगली बनाना चाहते हैं, जो महिलाओं को दहलीज के भीतर रखना चाहते हैं, जो ईसाई और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, उनसे मैं कैसे मिल लूं और क्यों मिल लूं? उनकी जगह तो कहीं और होनी चाहिए, ये स्पष्ट बयान आना चाहिए। उसमें कोई नहीं है। राजनीति जो चल रही है राहुल गांधी की, खुला खेल फरक्काबादी, यहाँ तो दो विचारधाराएं सीधे टकरा रही। समस्या वही है जिसकी तरफ शीतल जी ने इशारा किया कि राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं खड़ा हो रहा है। वो हो जाएगा। और ये डरपोक भी बहुत है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बेहद कायर भी है।
आज तक कभी इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी कहीं, जो भी नहीं, किया माफी छिप करके मांगने ही का किया इतिहास, हो, वो पूरा इतिहास माफी वही मांगने, है। तो बिल्कुल, इसलिए मैं नहीं समझता कि इनको ये कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे। शीतल जी ये जी। बहुत जल्दी भागेंगे भी, ये भी ध्यान रखिएगा। शीतल जी बहुत आतंकी थी। बिल्कुल, नहीं, काफ़ी बात बिल्कुल वो शर्मा जी, इनकी जितनी देखिए स्ट्रेंथ कल है, कल उसका गणेशा जी मूल गणेशा आधार ये है कि अधिकांश लोगों को ये लगता है कि भाजपा से जुड़े रहने पे बड़े-बड़े पद मिल जाएंगे। आप जिस दिन ये पद देने वाली ताकत खत्म हो जाएगी, फिर देखिएगा कि कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए खड़े हैं। वो सब इधर आके खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, ये है सिर्फ बात। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सबको धन्यवाद।